हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 9 का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे उत्तक, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकता है, ठीक है। और यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं उत्तक के बारे में, तो उत्तक के जो अपने पिछले जो वीडियो देख लिए थे, उत्तक की टेबल उत्तक की परिभाषा देख ली थी कि किस प्रकार उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उस टेबल के थ्रू अपन सबको पता चल गया था। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या करते हैं, जो भी अपने जो एनसीईआरटी बुक है वो इंग्लिश मीडियम से आई है, तो जो इंग्लिश के टर्म है उनको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। अपन विभोज्य उत्तक पढ़ लिए थे, अपना स्थायी उत्तक चल रहा था, और स्थायी उत्तक में अपन ने बात की थी कि विभोज्य उत्तक का जो विभेदीकरण होता है, विभेदीकरण का मतलब उनकी कोशिकाओं में यदि विभाजन की क्षमता अनुपस्थित हो जाती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्थायी उत्तक में। और स्थायी उत्तक कौन से उत्तक होते हैं, जिनकी कोशिकाएं जीवन पर्यंत कभी भी विभाजित नहीं होती। कहने का मतलब है कि उनमें विभाजन की क्षमता अनुपस्थित रहती है। उसके बाद में अपन ने जो स्थायी उत्तक में भी दो प्रकार थे, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। और सरल स्थायी उत्तक की बात कर रहे थे तो उसमें अपन ने पैरेन्काइमा देखा था, मृदु उत्तक की बात की थी अपन ने। और उसकी जो मृदु उत्तक के बारे में अपन ने बात करी ली थी कि मृदु उत्तक जो उनके पॉइंट है, विशेषताएं है, 5-6 पॉइंट अपन ने देख लिए थे। क्या क्या होते हैं, उनकी कोशिकाएं कैसी होती है, किस कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इस सारी बातों में अपन देख लिए थे। अब आगे अपन बात करेंगे नए उत्तक की। जो देखो, अब मैंने आपको पैरेन्काइमा के बाद में एक कोलेनकाइमा बताया था, मतलब स्थूलोपर्ण उत्तक बताया था। उसके बाद में स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। तो स्क्लेरोकाइमा मतलब दृढ़ उत्तक की बात करेंगे अपन। यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे, स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा का मतलब था यहाँ दृढ़ उत्तक। क्या बात कर रहे थे अपन, दृढ़ उत्तक की बात कर रहे थे कि दृढ़ उत्तक क्या होता है। तो देखो, वहां जो अपन ने बात की थी कि वहां जो उनकी कोशिकाएं क्या थी, जीवित कोशिकाएं थी। तो देखो, इसकी कोशिका भी वही होती है, गोलाकार या अंडाकार। यहाँ इस तरह की बात कर लेते हैं, मान लो कि इसकी कोशिका इस तरह की है, ठीक है। तो लेकिन इसकी कोशिका पर क्या होता है, एक कठोर वाला पदार्थ होता है। वहां तो हेमिसेलुलोज था जो जीवित पदार्थ था और मुलायम भी था, लेकिन यहाँ एक कठोर पदार्थ होता है जिसे अपन बोलते हैं लिग्नीन। क्या बोलेंगे, लिग्नीन, ठीक है। लिग्नीन बोल दिया अपन ने। तो ये लिग्नीन क्या होता है, ये एक कठोर पदार्थ होता है, और कठोर पदार्थ अगर किसी ऊपर जम जाता है तो उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। क्यों मर जाती है कि मान लो कि मेरे ऊपर चारों तरफ से क्या कर दिया जाए, ये ऐसा कोई कठोर पदार्थ हो जिसमें हवा भी पास नहीं हो या कुछ भी पास नहीं हो, तो वो लगा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सांस लेने के लिए जगह नहीं है और खाने के लिए जगह नहीं है। तो भी क्या होता है, लिग्नीन जो होता है इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर चारों ओर जम जाता है, तो इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत कोशिकाएं हो जाती है, मर जाती है। तो बात करेंगे इसकी, ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये मृत, या ऐसे लिख सकते हो कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। बातों समझ में आ गई। अब देखो, आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, या आपको एक बात ये बताता हूँ कि देखिए, यदि अपने पास कभी ऐसी समस्या आ जाए कि आपको दृढ़ उत्तक के बारे में पूछ ले, 4 पॉइंट पूछे, आपको क्या है, सिर्फ 2 ही पॉइंट याद है, तो आप कैसे उस पॉइंटों को बढ़ा सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे
यदि मैंने आपको बात कर दी कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये ऐड कर सकते थे कि इस उत्तक की कोशिका जो भित्ति होती है लिग्निन की बनी होती है, इसलिए इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, और दूसरा पॉइंट आप लिखने जा रहे हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी होती है। तो आप क्या लिखोगे, इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। अब यहां लिग्निन की बनी हो गई, तो देखो ये मतलब कठोर वाला पदार्थ है। क्या होगा, कठोर वाला पदार्थ है। कठोर वाला पदार्थ है तो ये क्या करेगा, पादप को सहारा प्रदान करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा। कहने का मतलब है कि यदि जैसे मान लो कि छाल है उसकी, यदि कोई पादप लचीला पादप है तो हवा में वैसे ही गिर के टूट जाएगा, और यदि कोई मजबूत वाला पादप है तो क्या होगा, वो डटा रहेगा। तो उसमें क्या है, दृढ़ उत्तक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो डटा है। तो क्या करेगा, ये जो उत्तक है ये पौधों को सहारा प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। तो आप लिख सकते हो यहां यह उत्तक पादपों को या सहारा की जगह आप क्या लिख सकते हो, दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका दृढ़ता प्रदान करते हैं। देखो जितने भी जो खाने की जो चीजें होती है, खाने के जो फल होते हैं, उन फलों में करकर की जो आवाज आती है, करकर का मतलब है जैसे अपन एप्पल को खाते हैं तो अपन को आवाज आती है, खाते हैं तब चबाते हैं तब है। तो जितने भी करकर की जो आवाज आती है उन सभी में कौन सा उत्तक होगा, स्क्लेरोकाइमा या दृढ़ उत्तक होगा। ठीक है, यहां बात कर ली। इसमें कुछ रेशे भी पाए जाते हैं जो भी क्या करते हैं, इनकी दृढ़ता उत्पन्न करते हैं। अब ये दृढ़ जो उत्तक है ना, इसके ऊपर इनकी त्वचा लगती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, उपत्वचा जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपत्वचा जिसे अपन बोलेंगे एपिडर्मिस। इनका जो ऊपर वाला जो भाग है, उस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, एपिडर्मिस या अधित्वचा। क्या बोल दिया, अधित्वचा, उपत्वचा नहीं सॉरी, अधित्वचा, क्या बोलेंगे उसको, अधित्वचा। तो एपिडर्मिस का जो अपन बात कर रहे हैं, तो इनके जो ऊपर की जो कठोर आवरण वाला पदार्थ है वो क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। वो कठोर वाला पदार्थ जो होता है एपिडर्मिस, वो क्या करता है कि वातावरण से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने देता। कहने का मतलब है पानी को उड़ने नहीं देता। क्या नहीं करने देता, पानी को उड़ने नहीं देता, ज्यादा पादपों में हानि नहीं होती। मैं यहां आपको ये चीज बता रहा हूं, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा आपको लिख ही लेना है। तो इसमें क्या लिखोगे, पादपों में से जल का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो देखिए जैसे अपन ने एपिडर्मिस की बात की, तो एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें अपन स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो नोट करके आप सबको लिखना है कि एपिडर्मिस में छोटे छोटे
छिद्र होते हैं, जिन्हें स्ट्रोमेटा, या आप सभी को क्या करना है, स्ट्रोमेटा को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र, इन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो एपिडर्मिस होगी वो ऊपर वाली जो हार्ड कवरिंग होगी उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे से छिद्र पाए जाएंगे। सॉरी, त्वचा जो है ऊपर की, जिसे अपन आदि त्वचा की बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाली जो त्वचा होगी पत्तियों में, उनकी अपन क्या बात है, उनमें क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, जिन्हें अपन ने क्या बोल दिया, स्टोमेटा कह दिया, यानी रंध्र कह दिया। तो देखिए यहां मैं आपको एक स्टोमेटा जो है अपना रंध्र है उसकी संरचना बना के बता देता हूं कि उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो देखिए अपने पास ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है अपने पास, ये रंध्र की संरचना होती है। ये जो है ये केले की जैसी दो मुड़ी हुई जो आकृति है, इनको तो अपन कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहेंगे, द्वार कोशिका। और ये वाली जो चीज है, ये वाला जो स्पेस है, इसको अपन क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र। ये दो वक्र की संरचनाएं होती है, जैसे किडनी होती है ना, इस टाइप की, इस टाइप की मानव के शरीर में किडनी होती है। तो अगर आप इस चीज को इससे कंपैरिजन करो तो दिखाई दे रहा है कि ये भी थोड़ी घूमी हुई है और ये भी थोड़ी घूमी हुई है। तो इनकी आकृति कैसी हो गई, वक्र की आकृति की हो गई। और जो ये हरे कलर का है, ये जो डॉट है, इन्हें अपन बोलते हैं हरी फ्लावर, जिनका कलर कैसा होगा, हरा होगा। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, हरी फ्लावर। और ये जो बाहर की जो ये कोशिका दिखाई दे रही है आपको, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं इसे अपन, सहायक कोशिका। तो ध्यान दो, ये एक रंध्र की संरचना है अपने पास। तो ये जो अपन को रंध्र छिद्र दिखाई देता है, ये छेद है, तो वहां भी अपन ने बात की कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन्हें अपन ने क्या बोल दिया, रंध्र कह दिया। तो ये भी क्या है, रंध्र है। इसी से क्या होगा, जो जल है, जड़ों से जो जल अवशोषण हुआ है, वो अवशोषण होकर इसी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कहां से संपन्न होगी, रंध्रों से ही संपन्न होगी। और रंध्रों से संपन्न होगी, और साथ ही साथ ये जो श्वसन की क्रिया करते हैं कि CO2 को तो अंदर लेते हैं और बदले में अपन को क्या करते हैं, O2 देते हैं। तो वो कार्य भी कहां से करेंगे, ये रंध्र छिद्र के द्वारा ही वो कार्य इनका किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये रंध्र की संरचना। एक बार आप यहां से बुक की रीडिंग लगाना तो और भी अच्छी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो जो क्या होगा कि जैसे अपन बात करते हैं तो जो जड़ें होंगी, उन जड़ों में तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी कि पानी वहां से तो उड़ेगा नहीं, पानी वहां से तो क्या होगा, अवशोषण होगा। तो जड़ों में क्या होता है, पानी अवशोषण किया जाता है। और जो अधिकतर जो पादप होते हैं, उन पादपों के ऊपर क्या होता है कि एक मोम की परत होती है, जिसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटीन, क्या कहेंगे, क्यूटीन। पत्तियों पर एक मोम की परत होती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, क्यूटीन कहेंगे। ये क्यूटीन क्या होती है, अत्यधिक जल की हानि को रोकती है, कि ज्यादा जल को बहने नहीं, वो उड़ने नहीं देती वहां से। तो इसलिए ये क्यूटीन। और अधिकतर जो मरुस्थलीय पादप होंगे, जहां पहले से ही पानी की कमी है मरुस्थल में, वहां क्या होते हैं, रंध्र कम विकसित होते हैं, ताकि क्या हो, उस पादप का कम से कम पानी उड़ सके, या कम से कम उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सके। ठीक है, ये अपना जो है
ये सरल स्थायी ऊतक की बात कर ली अपन ने, और सरल स्थायी ऊतक की अपन ने परिभाषा दी थी कि ये एक ही प्रकार की स्तर या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब मैं यहां बात कर रहा हूं आपके पास तो यहां से देखना है आपको इस जटिल स्थायी ऊतक। तो देखिए आपकी जितना बुक में दे रखा है उतना ही पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, तो यहां जटिल स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो ये ऊतक जो होता है 2 या 2 से अधिक कोशिका या 2 या 2 से अधिक स्तरों से मिलकर बना होता है। तो यह ऊतक 2 या 2 से अधिक मिलकर बना होता है। क्या हो रहा है, जटिल जो स्थायी ऊतक है ये 2 या 2 से अधिक स्तरों से मिलकर बना है। अब इसमें मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि इसमें 2 टॉपिक आएंगे अपने, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म और यूज आ रहा है अपना, सेहनन बंडल। तो सेहनन बंडल जो होता है अपन क्या बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, सेहनन बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को ही अपन क्या कहेंगे, सेहनन बंडल कहते हैं। तो अपनी बुक में एक चीज टर्म दे रखा है, सेहनन बंडल। तो सेहनन बंडल किसको बोल दिया गया, जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही क्या बोल दिया गया अपन ने, सेहनन बंडल बोल दिया गया। अब देखो, अब जाइलम क्या कार्य करता है और सेहनन बंडल क्या कार्य करता, सॉरी फ्लोएम क्या कार्य करता है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं यहाँ। तो अगर मैं एक पादप की तस्वीर बनाऊं यहाँ, वही अगर ये पादप की अगर अपन ने तस्वीर बना ली, तो देखिए ये जाइलम क्या करेगा, अगर मैं फर्स्ट इसमें लूं जाइलम, तो जाइलम क्या करता है, ये जो जड़ें हैं इन जड़ों में अपन ने जो पानी डाला है तो जल, और साथ में जो इस मिट्टी में जो पोषक पदार्थ है, खनिज लवण है, उन खनिज लवण क्या कार्य करता है, ये जाइलम ये देखो जल को और खनिज लवण इन दोनों का अवशोषण करता है, यहां से चूसता है, कहने का मतलब है यहां से अवशोषण करके इस पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यहां से लेके जाएगा और इस पत्तियों तक भी पहुंचा देगा, टहनियों, शाखाएं, तना वगैरह जितने भी पादप के सारे भाग होते हैं, सभी भागों तक क्या होता है, जल और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम। तो अगर आपको पूछ भी लिया जाए कि जाइलम के क्या कार्य है, तो आपको क्या बताना है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी इस पिछली साल, उसमें फ्लोएम का पूछा गया था कि फ्लोएम के कार्य बताइए। तो फ्लोएम का कार्य अपन आगे बात करेंगे, पहले अपन किसका ले लेते हैं, जाइलम का ले लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम की अगर अपन ने बात करी, इसके कार्य की बात कर ली। अब जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार से बना होता है। एक तो जिसे वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, और दूसरा जो होता है वाहिका, ये बात करेंगे क्या होता है। और तीसरे की अगर अपन बात करें तो तीसरा जो होता है जाइलम मृदु ऊतक। अब यहाँ आप इसको जाइलम पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं या जाइलम मृदु ऊतक भी कह सकते हैं। तो अपन यहाँ क्या बात करेंगे, मृदु ऊतक के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अपन को बता दिया कि मृदु ऊतक को अपन क्या कहते हैं। और ये जो 4th वाला जो पॉइंट है उसको अपन बोलेंगे जाइलम रेसे। क्या क्या बोल दिया, जाइलम रेसे। देखो ये जो वाहिकाएं होती है, ये वाहिकाओं की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। और जो वाहिका है उसकी आकृति कुछ ऐसी सुंडाकार होती है।
जैसे बेलनाकार, त्रिकोण, शंकु के आकार की। और ये जो जाइलम मृदुतक होता है इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। और रेसे है ये तो मतलब जैसे धागे के समान होंगे। तो देखिए ये वाहिकाएं क्या होगी, मान लो कि बहुत सारी वाहिनिकाएं होगी। कैसे, ये एक वाहिका यहां से एक कहने का मतलब है ये पाइपनुमा संरचना है, तो दूसरी वाहिका यहां आकर जुड़ जाएगी, फिर तीसरी यहां आकर जुड़ जाएगी। तो क्या करते हैं कि ये जो वाहिनिकाएं होती है ये जड़ों से ही स्टार्ट होती है और पादप के पूरे भाग तक पहुंच जाती है। तो ये क्या कर लेती है, अपने अंदर पानी का अवशोषण करके पानी को चढ़ा देती है कहां तक, पादप के टॉप वाले भाग तक। तो ये जाइलम वाहिनिकाएं और वाहिका ये दोनों यही कार्य करती है। मृदुतक जो होता है, जाइलम मृदुतक, ये क्या करता है, इस पादप को जीवित रखता है। जैसे अपन ने बात की थी, मृदुतक जो होता है वो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पेरेन्काइमा की जो बात की थी ना अपन ने इससे पहले सरल स्थायी ऊतक में, क्या होता है, वो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी क्या कर रहा है, ये जीवित वाले पार्ट को बचाए रखता है। और जो जाइलम रेसे होते हैं, और जाइलम रेसे क्या करते हैं, इस वाले भाग को सहारा प्रदान करते हैं। पूरे जो पादप है और जो ये नलिकाएं है, इन सभी नलिकाओं को क्या करेंगे, सहारा प्रदान करेंगे। सहारा प्रदान कर दिया। अब फ्लोएम की बात आ गई, तो अपन क्या करेंगे, फ्लोएम के कार्य और फ्लोएम के प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए, याद कीजिए और आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।